क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको इसमें हेनरी का नियम पढ़ाया था। केमिस्ट्री यूनिट 2 आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में यूनिट 2 पढ़ रहे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, और इससे संबंधित राउल्ट का नियम जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और ये नियम भी इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं हमेशा हर टॉपिक को ये कहती रहती हूँ कि इम्पोर्टेंट है, और वास्तव में जो आपका पूरा सिलेबस है वो आपके लिए सारा ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी टॉपिक को आप ऐसा नहीं मान सकते कि ये पेपर में नहीं आएगा। जो सिलेबस में दिया गया है उसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। उसमें भी फिर ऐसा है कि कुछ टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैसे ये वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर। वाष्प दाब किसे कहते हैं? साधारण बोलचाल में तो हम ये कह सकते हैं कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जैसे आप ये देखिए, हम एक पात्र में ये हमने जल लिया है, कोई शुद्ध विलायक, और इसको हम गर्म कर रहे हैं, और इसको ऊपर से हमने ये इस तरह से जार से ढक दिया है। देखिए ये मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, इसमें चित्र है ये, इस तरह से देखिए आप। ये कोई विलायक है और इसमें हमने ये कोई विलायक यानी वो जल ले रखा है, इसको हम गर्म कर रहे हैं और ऊपर से हमने इसको ढक दिया। तो गर्म करने पर क्या होगा, इसमें से वाष्प निकलेगी, भाप निकलेगी, और में वाष्प के कण जो जार के अंदर का जितना भी स्पेस है उसमें सारे में फैल जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, जैसे ये शुद्ध विलायक है और ये वाष्प अवस्था में अधिक संख्या में विलायक के कण आप देख रहे हैं। तो इन वाष्प के कणों के कारण, क्योंकि ये बंद पात्र है, ऊपर से गैस जार ढका हुआ है, इन वाष्प के कणों के कारण द्रव की सतह पर एक दाब उत्पन्न होगा जिसे वाष्प दाब कहते हैं। ये प्रक्रिया तभी संभव होती है जब ये बंद पात्र में कराई जाए, क्योंकि हमने इस बर्तन को ऊपर से जार से ढक दिया है, तो जो भी वाष्प के कण इसमें उत्पन्न होंगे वो इसी स्पेस में रहेंगे और उनके कारण एक दाब उत्पन्न होगा जिसे वाष्प दाब कहते हैं। तो इसको आप इसमें देख सकते हैं, इस चित्र को। तो इसी तरह से ये मैंने यहाँ नोट्स में बना रखा है, शुद्ध विलायक और वाष्प अवस्था में विलायक के कण जिनके कारण एक दाब उत्पन्न हो रहा है जिसे वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब ये जो पदार्थ जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, वाष्पशील और अवाष्पशील। वाष्पशील को इंग्लिश में वोलेटाइल कहते हैं और अवाष्पशील को नॉन वोलेटाइल कहते हैं। वाष्पशील का अर्थ है वे पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्पशील कहलाते हैं। वे पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं वाष्पशील कहलाते हैं। जो भाप बना लेते हैं, वाष्प में चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम वाष्पशील कहेंगे। और अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया वे पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं, अवाष्पशील कहलाते हैं। जो गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं अवाष्पशील कहलाते हैं। एक और टर्म आती है यहाँ पर, निर्गामी प्रवृत्ति, एस्केपिंग टेंडेंसी। निर्गामी प्रवृत्ति, एस्केपिंग टेंडेंसी, इसका अर्थ क्या होता है? द्रव के कणों का द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प के अणुओं में परिवर्तित हो जाना। द्रव के कणों का द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प के अणुओं में परिवर्तित हो जाना। द्रव के कणों का द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प के अणुओं में परिवर्तित हो जाना, ये द्रव के कणों की निर्गामी प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये जो विलायक है, जब इसको गर्म किया तो इसके कण द्रव की सतह को छोड़कर वायुमंडल में जाने लगे। जो द्रव के कण हैं वो द्रव की सतह को छोड़कर वायुमंडल में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इसे द्रव के कणों की निर्गामी प्रवृत्ति कहेंगे। जब ताप बढ़ेगा तो द्रव के कणों की निर्गामी प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, एस्केपिंग टेंडेंसी कहते हैं इसको। तो दो प्रकार के पदार्थ हैं, वाष्पशील जो वाष्प में परिवर्तित हो जाएं गर्म करने पर, अवाष्पशील जो गर्म करने पर भी वाष्प में परिवर्तित नहीं होते। निर्गामी प्रवृत्ति, द्रव के कणों का द्रव की सतह को छोड़कर वायुमंडल में जाना, ये निर्गामी प्रवृत्ति कहलाता है। इसके बाद में ये तो थोड़ा इसमें जनरल नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको।
इसके बाद आगे आप इसमें पढ़ेंगे द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम। हमारे पास में ऐसा विलयन है जिसमें विलय और विलायक दोनों ही द्रव हैं। यहाँ आप 2 प्रकार के विलयनों से संबंधित राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, द्रव द्रव विलयनों से संबंधित राउल्ट का नियम, और इससे आगे पढ़ेंगे आप ठोस द्रव विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यह है द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम। तो फ्रांसीसी के रसायनज्ञ फ्रांसियस मार्टे राउल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है नियम भी, ये फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे। फ्रांसियस मार्टे राउल्ट 1986, इन्होंने आंशिक दाब एवं मोल अंश के मध्य एक संबंध दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इन्होंने भी आंशिक दाब और मोल अंश के मध्य, जैसे अभी आपने पीछे कल हेनरी के नियम में पढ़ा था, आंशिक दाब एवं मोल अंश के मध्य एक संबंध दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। वाष्पशील द्रवों के विलयन में ऐसे द्रव जो वाष्पशील हैं, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। हमारे पास जो वाष्पशील द्रव है, ऐसे द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, उसके जो भी 1, 2, 3 जितने भी घटक हैं विलयन के, प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब है वो विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो देखिए आप आगे, माना एक बंद पात्र में 2 अवयव 1 एवं 2 वाष्पीकृत होते हैं। हमने कोई बंद पात्र ले लिया और उसमें 2 घटक हैं 1 एवं 2, 1 एवं 2 वाष्पीकृत होते हैं। जब वाष्प अवस्था एवं द्रव प्रवस्था के मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, इस अवस्था में कुल दाब P टोटल तथा अवयव 1 एवं 2 के आंशिक दाब क्रमशः P1 व P2 हों और मोल अंश क्रमशः X1 व X2 हों, तब नियमानुसार क्या होगा। अब हमने एक बंद पात्र में 2 घटक लिए 1 एवं 2, ये वाष्पीकृत हो रहे। जब वाष्प अवस्था एवं द्रव अवस्था के मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो जाए, मतलब वाष्प के कण ठंडा होने पर द्रव में परिवर्तित हो रहे हों और द्रव के कण गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित हो रहे हों, मीन्स वाष्प के द्रव में परिवर्तन की दर और द्रव के वाष्प में परिवर्तन की दर दोनों बराबर हो जाएं, तो तब इनके मध्य साम्य अवस्था स्थापित होगी। इस अवस्था में कुल दाब P टोटल तथा अवयव 1 एवं 2 के आंशिक दाब क्रमशः P1 और P2 हैं और इन घटकों के मोल अंश है X1 व X2। तो तब नियमानुसार अब राउल्ट का नियम क्या है वो आपने भी ऊपर पढ़ा कि आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। तो P1 समानुपाती X1 और P2 समानुपाती X2 और P1 बराबर P10 X1 और P2 बराबर P20 X2। अब ये P10 क्या है, ये P10 बराबर है अवयव 1 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। P10 है यहाँ पर अवयव 1 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। ऐसे ही P20 है अवयव 2 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। मतलब शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब को प्रदर्शित करने के लिए ऊपर ये नोड लगा दिया, 0 सा नोड बोलेंगे इसको, नोड भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं। तो ये शुद्ध अवस्था में उस घटक के आंशिक दाब को बता रहा है। अब यहाँ पर डाल्टन का आंशिक दाब लगा देंगे। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम आप जानते हैं कि यदि एक ही पात्र में 2 या 2 से अधिक गैसों को भरा जाए तो कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है ना। अगर मान लीजिए 3 गैसें हैं किसी पात्र में, तो उन 3 गैसों के कारण जो कुल दाब उत्पन्न होगा वो तीनों गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। ये आंशिक दाब का नियम है। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार क्या होगा,